हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर नंबर 2 में ऑफ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सही सुना, लेक्चर नंबर 1 आप इससे पहले कर चुके हैं और आज बारी है अगले लेक्चर की। आई होप आप सभी लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर और आप सभी के इस प्यारे चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं दोस्तों। सो आप सभी लोगों को मेरा नाम पता है, लेक्चर नंबर ये सब कुछ आज आप लोगों को मैं बता चुका हूं। बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स की। तो सेक्टर का जो डिवीजन है बेसिकली वो दो तरीके का देखा गया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। दोनों में फर्क क्या है, सिंपल ट्रिक बताता हूं। एक को याद कर लिया, दूसरा उसका अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, जैसे कि बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो कांता एक औरत है, फीमेल है, जो कि एक ऑफिस में काम करती है 9:30 से 5:30 तक। टाइमली सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा पीएफ मिलता है, यानी एक्स्ट्रा जो आपको रिटायरमेंट पे जो पैसा मिले वो पैसा मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी, अदर छुट्टियां और सही समय पर ऑफिस आना और सही समय पर ऑफिस जाना, यानी कि सब कुछ यहां पर बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, कमल, जो कि उसके पड़ोस में रहता है, किसके, कांता के, बट वे किराने की दुकान यानी एक लाला जी के यहां काम करता है। ना तो काम के आने का पता, ना जाने का पता, सैलरी का पता, ना पेंशन का पता, ना ही किसी मेडिकल सुविधाओं का होना। अब आप खुद सोच के देखिए, आप इनमें से कहां पर काम करना पसंद करेंगे, कांता जैसा काम या कमल जैसा काम। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर या वो जगह होती है जहां पर जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, कितनी सैलरी होगी, कितनी छुट्टियां होंगी, ये सब आता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम करने की जो शर्तें हैं वहां पर जो होती है, वो काम की जो शर्तें वो लगातार रेगुलर होता है, इवन आपका काम भी। देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। जहां पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत क्लियर हो, बहुत सॉर्टेड हो, इजी हो और आपके लिए फायदेमंद की हो, तो आप वहां काम करना चाहोगे और वहां पे आपको जो है काम अच्छे से मिलता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं बेसिकली ये रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट। सरकार के अंडर ये रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि सरकार के अंडर ये रजिस्टर्ड है तो इनको सरकार के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एटसेट्रा। इनमें से एक एक्ट जिसको आप अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट, सरकार ने काम करने वाले लोगों की मिनिमम वेजेस जो है वो सेट कर दी है एज पर देयर स्किल्स। कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब जो है अंडर सरकार के अंडर होता है, ये सब के तहत काम करना पड़ता है। मिनिमम वेजेस भी सरकार के हिसाब से डिसाइडेड होंगे, ऑफिस कैसे चलेगा वो भी, डेकोरम क्या होगा, लेबर के लॉज वगैरह सब चलता है। इसे हम ऑर्गेनाइज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहां पे ना कुछ फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं काम करने के। Some of these people may not be employed by anyone, may work on their own. They too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation. हो सकता है अपन से कोई लोग किसी के यहां काम ना करते हो, बट डजंट मीन कि आप अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर चला रहे हैं और वहां पर सरकार के थ्रू या सरकार के रूल्स रेगुलेशन सम प्रोसीजर एंड उसको फॉलो ना करें, करना पड़ेगा अगर आप ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं। बेनिफिट क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो लोग यहां काम करते हैं उनकी नौकरी ठीक ठीक पक्की होती है, मतलब ऐसी आसानी से नहीं निकाल देते हैं। नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड होते हैं। अगर कोई इंसान 8 घंटे के काम का अगर तय है और 9वें घंटे काम कर रहा है तो उसको 1 घंटे का एक्स्ट्रा पे मिलेगा। जी हाँ, आपको पढ़ने का कुछ नहीं मिलता बट काम करने का मिलता है। और अदर कुछ बेनिफिट्स भी काम करने वाली कंपनी आपको देती है, जैसे कि आपको बताता हूं, जैसे कि आपको मिलती है कुछ छुट्टियां, आपको कुछ हॉलीडेज के दौरान भी पेमेंट मिलती है। यानी कि जैसे आपकी दिवाली आ गई, अब दिवाली पे है तो छुट्टी, आपने काम नहीं किया, बट आपको पैसे पूरे मिलेंगे, ये आप जानते हो। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, रिटायरमेंट का पूरा एकदम सीन सही रहता है। यहां पर कुछ आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यानी आपकी जो है हेल्थ फैसिलिटीज, आप कहीं एडमिट हो गए तो कुछ खर्चा कंपनी आपको देगी। और जब आप रिटायर होते हैं तो आपको टाइमली पेंशन भी मिलती है। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के फायदे बहुत हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो कमल, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता था, यहां पर ज्यादातर ऑफिस जो होते हैं या दुकानदारी, छोटे मोटे काम होते हैं, स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, छोटे मोटे काम, लाला जी की दुकान, इस तरीके के काम होते हैं जो कि सरकार के कंट्रोल के बाहर ही जाता रहते हैं। अब खुद सोचिए, आपके इलाके में पनवाड़ी की दुकान, सिगरेट वाले की दुकान है ना, परचून की दुकान, दूध की दुकान, ये ऐसी दुकानें हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को पूरा करती हैं, जो कि सरकार के ऑब्जर्वेशन से भी बाहर चल रही हैं। ऐसी बहुत सारी गली गली में दुकानें हैं। यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी सरकार ने बनाए हैं, बट फॉलो कौन करता है? लाला जी तो अपनी चलाते हैं कमल के साथ, अब बहुत गलत करते हैं। यहां पे जो जॉब्स होती है उनकी तनख्वाह कम होती है,
और लोगों को कभी भी काम से निकाल दिया जाता है। यहां पर कोई ओवरटाइम का चर्चा नहीं, कोई लीव नहीं, कोई हॉलीडेज नहीं, कुछ नहीं। बीमार हुए तो सीधी तनख्वाह कटेगी। एम्प्लॉयमेंट यहां पे कभी सिक्योर नहीं। आप 3 दिन लगातार बीमार रहे, चौथे दिन लाला जी कहते हैं गेट आउट। तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर चलता है। डीमेरिट्स क्या है? पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। लोगों को कभी भी बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। When there is less work such as during some seasons, some people may ask to leave. जब कुछ दुकानों पर या कुछ धंधे ऐसे होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जब उनके पास काम नहीं होता ना दोस्तों, तो वो अपने यहां पर जो लेबर होता है उसमें से बहुत सारे लेबर की छुट्टी कर देते हैं, बोलते भी काम कम है, जाओ जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। A lot of also depends upon the whims of employee. whims मतलब इच्छा। मालिक की इच्छा कर रही है तो आपको 1-1 साल 2-2 साल मुफ्त में बैठ के रोटी दे रहा है, और नहीं इच्छा करी तो पता है आपको कभी भी काम से निकाल देंगे मालिक। ये एक तरह की होती है पॉलिटिक्स, यानी कि नेपोटिज्म, जहां पर घटिया जो सोच के मालिक होते हैं वो अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा ही करते हैं। चलिए आगे चलते दोस्तों। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग सम रिपेयर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर छोटे मोटे काम करने वाले, आपके गली नुक्कड़ पे काम करने वाले लोग ही आपको ज्यादा दिख जाएंगे। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स के, किसान के जमीन की बात कर लेते हैं। जब किसान पे काम बहुत होता है तो वो लेबर को हायर करता है, बट जब काम कम होता है तो वो लेबर्स को हटाना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? सिंपल सी बात तो ये, अगर आप सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स इसमें डाल दो तो ये ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। बट सुनते हैं, द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर। क्या आपने नोटिस किया कि ऑफिस में काम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको काम 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना अड़ोस पड़ोस में ही मिल जाता है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडेड वेरी स्लोली। रीजन क्या है कि लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना काम क्यों कर रहे हैं? कारण, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, वहां पे नौकरियां बहुत कम है, तो लोग आसपास लोकल इलाकों में ही काम करना प्रेफर करते हैं। It is also very common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड इलाकों में भी, अनऑर्गेनाइज्ड इलाकों में भी आपको अनऑर्गेनाइज्ड इलाकों में भी आपको ऑर्गेनाइज चीजें देखने को मिलेंगी। तरीके होते हैं काम करने के, करवाने वाले होते हैं और चीजों को फॉलो करने वाले, बट नहीं करते तो ऑर्गेनाइज सेक्टर खराब होता है। They adopt such strategy to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. आखिर ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी काम करवाया जा रहा है? देखिए, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर बना के रखेंगे तो उनको सरकार के पूरे रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, तो फिर टैक्स भी देना पड़ेगा, सरकार की पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा, रिटायरमेंट एंड ऑल सब मानना पड़ेगा। बट जब मालिक इन चीजों से बचना चाहे, यानी टैक्स सरकार को ना देना चाहे, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी कंडीशंस को बदलना चाहे, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घुसकर ऑर्गेनाइज वे में काम करता है। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हिच पे वेरी लो सैलरी। बहुत सारे ऐसे काम आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे लगते हैं। जैसे मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूं दिल्ली में, एसी है, पानी है, सब कुछ है, लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम हो रहा है, बट वेजेस लोगों के कम। ये एक इंडिकेशन है कि ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें। मतलब मालिक काम तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में करवाना चाह रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह कराना चाह रहा है, ताकि सरकार को दिखे कि बहुत बढ़िया चल रहा है और सरकार की नजरों में ना आ जाए। बट सारी हरकतें ओछी, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली। आगे चलते हैं दोस्तों। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, नॉट पेड फॉर फेयर वेजेस, देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक डिफरेंस तो ये भी है, क्योंकि वहां पर लोगों को बैडली ट्रीट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेजेस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को कम पैसा दिया जाता है, काम ज्यादा लिया जाता है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर, हैव नो अदर बेनिफिट्स, नो पेंशन, नो ग्रेजुटी, नो पेड लीव, नो सिक लीव, कुछ नहीं। काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला पूरा इस तरीके से चलता है। Since the 1919 is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. बहुत सारे लोग 1990 से लेकर अब तक भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां छोड़ते आए हैं। इसका एक कारण यह कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आजकल वो रिस्पेक्ट, वो ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट प्यारा होता है वो लोग अच्छे से अच्छी नौकरियां भी छोड़ देते हैं, चाहे फिर मालिक कितना अच्छा ही क्यों ना हो। चलिए, दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग। और ये इतने मजबूर हो जाते हैं कई बार इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकलकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम करना अच्छा लगता है, कम सैलरी पे, क्योंकि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो उनको सही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in an organized sector. काम भी मिल रहा है,
प्रोटेक्शन भी मिल रही है। ये सब अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल जाए तो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटर सेक्टर बन सकता है। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? कौन है ये लोग जिनको सबसे ज्यादा डर रहता है काम को लेके और किन को सुरक्षा करने की जरूरत है? गांव की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर आते हैं भाई साहब आपके वो लेबर जिनके पास जमीन ही नहीं है, ना खेत है ना कुछ है। छोटे मोटे किसान जो एक दूसरे के साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, आर्टिशंस चटाई बुनाई कढ़ाई का काम करने वाले, धोबी नाई कारपेंटर, ये सब गांव के वो लोग हैं जिनकी नौकरी का अता पता नहीं है और जिनके काम ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वे में ही होते हैं। 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंडिया जो है वो ज्यादातर छोटे मोटे किसानी के ही काम कर रही है। ये जो फार्मर होते हैं इनको सपोर्ट की जरूरत है ताकि इनको सही समय पर जो है वो अपने सीड्स मिल सके, एग्रीकल्चर इनपुट्स ट्रक जेसीबी ये सब मिल सके, क्रेडिट पैसा मिल सके, स्टोरेज फैसिलिटी मिल सके एंड मार्केटिंग आउटलेट मिल सके। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं मरने से डूबने से बच जाएंगे, क्योंकि एक तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार का ध्यान कम है। सरकार अगर ये सब कर दे तो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। शहर की बात करें तो यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री जो आपके गली कोने में है, वहां पर काम करने वाला मिस्त्री बेलदार लेबर, ये व्यापार करने वाले फेरी रिक्शा रेडी चाय वाले पोर्टर वाले ये ऐसे बोलते हैं ना वो सब, स्ट्रीट वेंडर्स, लॉन्ग हेड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर, कूड़ा बीनने वाले, लोहा बीनने वाले, ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। इनके पास ऑफिस थोड़ी टाई थोड़ी है। सोच के देखो इनमें से कौन से टाई लगा के बोल रहा है कबाड़ दे दे, वो भैया पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, कैसे कबाड़ा दे दे, अरे दे दे पढ़ा लिखा है, ये ऐसा नहीं चलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग दिख जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ इनपुट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू हैव टू समझना पड़ेगा इस लाइन को। कैसे समझना पड़ेगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आखिर गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए गवर्नमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर रही है और पैसा कमा रही है, बट ऐसे बहुत सारे काम है चटाई कढ़ाई बुनाई के जो लोकल आर्टिसंस के हैं जिनके लिए आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की नीड पड़ेगी। अगर सरकार वहां पर ध्यान दे और उनको प्रमोट करे तो ये इंडस्ट्रीज भी ग्रो हो जाएंगी, वरना एक टाइम आएगा जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी होगी। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल अर्बन एरियाज नीड टू प्रोटेक्ट, यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने वाले लेबर है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की नीड है। We also find that majority of workers from scheduled caste, scheduled tribe and backward communities find themselves in the unorganized sector. ये तो बात सच है, मैं भी जानता हूं। पढ़े लिखे लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को लूटते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर एसटी एससी, गरीब किसान, बेसहारा आदमी, मजबूर लाचार फैमिली को चलाने वाला, दिल से टूटा हुआ, ख्वाहिशों का टूटा हुआ आदमी ही काम करता है। Besides getting the irregular and low paid work, काम की भी गारंटी नहीं और पैसे की गारंटी नहीं इन लोगों को। These workers also face social discrimination, समाज में भी इनको गलत नजर से लोग देखते हैं, कहते हैं गरीब आदमी छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करता है। ये नहीं देखते हैं कि काम करता है, ये देखते हैं छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करता है। चलिए आगे चलते। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन दिस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इन लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है कि हम इनको इकोनॉमिकली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सोशली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की तरफ। इन ऑल पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर सारा काम सारा शेयर, मान लीजिए कोई काम है उसका 100% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है तो इसे हम क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कहेंगे। अगर सारा काम मशीन चलाने का, देखने का, ऑपरेट करने का सब कुछ गवर्नमेंट के पास है तो आखिर वो कौन सा सेक्टर है? गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ क्या होता है? काम धंधा मशीन जमीन सब कुछ प्राइवेट आदमी की, पैसा प्राइवेट आदमी का, मुनाफा प्राइवेट आदमी का, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। जैसे रेलवे और पोस्ट ऑफिस बात करें एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर के, वहीं टाटा आयरन स्टील, रिलायंस, अडानी, अंबानी ये है प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल। ये ध्यान रखिएगा प्राइवेट सेक्टर में जो कोई भी धंधा करने बैठा है वो किस लिए बैठा है? टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि पैसे से पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन आया है, आपकी सेवा करने के लिए सरकार है। आगे चलते दोस्तों। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड टू कंपनीज। जैसे बात करूं यमुना एक्सप्रेसवे की, ये एक्सप्रेसवे आगरा तक जाने में लगभग 600 650 रुपए ले लेता है पूरा, एकदम समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेसवे प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटी यानी कंपनी का है, जेपी ग्रीन्स का, जेपी का है ना, तो वहां पर पैसा एक प्राइवेट आदमी को जा रहा है, सरकार को नहीं। तो यहां पर जो भी आप सर्विस इनकी लोगे अच्छी मिलेगी बट महंगी मिलेगी। द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है फिर? इज नॉट जस्ट वन प्रॉफिट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सरकार भी यहां कोई आपसे ऐसा नहीं दान कर रही है, सरकार भी प्रॉफिट कमाती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्राइवेट लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, सरकार के लोग कम प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि सरकार आपके वेलविशर के लिए काम कर रही है। तो सरकार प्रॉफिट कमाएगी बट थोड़ा ही सही। गवर्नमेंट कैसे पैसा रेज करती है? गवर्नमेंट को रोड बनाना है, स्कूल बनाना है,
हॉस्पिटल बनाना है, पैसा कहां से आएगा? आपसे आएगा। कैसे आएगा? टैक्स लगाएगी आपको हर चीज पे, तब जाके आपको मतलब वो टैक्स पे करना होता है, सरकार के पास वो पैसा आता है। सरकार के पास बहुत सारे तरीके आपसे पैसे निकलवाने के। चलिए, मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। आजकल की सरकारें जो है ना बहुत सारे काम खुद करती है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, मेट्रो वेट्रो सब। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? ऐसी क्या क्या और एक्टिविटीज है? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटी? सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है इन सब पे खर्च करने की? सरकार छोड़ देना रोड को, जाने दे, बाढ़ में जाने दे, चलो नाली में पानी बहते चलो और चलते चलो, गाड़ी तो है ही सबके पास। आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल की ख्वाहिश नहीं है, पूरे सोसाइटी, पूरे गांव, पूरे राज्य, पूरे देश की जरूरत है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास इंपॉसिबल है करना। देखिए, सरकार के पास तो अपार पैसा है, आप लोगों से हजारों टैक्स करोड़ रुपए ले लेगी। प्राइवेट आदमी के पास एक लिमिट होती है। तो सुनिएगा, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। एक रोड बनाना है पूरे देश में, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, प्राइवेट वालों ने हाथ ऊपर कर लिए, नहीं बना सकते, बहुत पैसा लगेगा। ऐसे काम कौन करेगा? सरकार, क्योंकि ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर की औकात से बहुत बाहर है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूजिंग दिस फैसिलिटीज इज नॉट इजी। एक हाईवे पे आप 100, 200, 500, 1000, लाख लोगों का टैक्स वसूल कर सकते हो। इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ रुपए से टैक्स वसूल करना, इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत मुश्किल है। इसलिए प्राइवेट आदमी कहता है मैं पीछे ठीक हूं। इवन अगर उन्होंने कर भी दिया तो फिर हमारी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इतना महंगा रेट चार्ज करेंगे कि कोई भी दे नहीं पाएगा, और हमको अल्टीमेटली हमारी अम्मा यानी कि गवर्नमेंट ही याद आएगी। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन, ये सब के लिए आपको सरकार पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। दस द गवर्नमेंट हैव टू टेक हैवी स्पेंडिंग। सरकार को बहुत मोटा खर्च इसके ऊपर करना पड़ता है ताकि ये फैसिलिटीज सबके लिए मिल सके, क्योंकि सरकार ही सबका सोचेगी, प्राइवेट आदमी नहीं सोचेगा। ऐसी कुछ और एक्टिविटीज भी होती है जो कि गवर्नमेंट को खुद नहीं करती है बट सपोर्ट करनी पड़ती है ताकि आप लोगों का भला हो सके। बताता हूं कैसे। प्राइवेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपने हाथ पीछे कर लेगा, और इससे सरकार को वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये होगी कि सरकार हर जगह इंवॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि टास्क बेहतर भी करने और सस्ते भी करने। ऐसे केस में जैसे मानते हैं सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली आप लोगों तक पहुंचानी है तो ये काम जो है ना ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रखा है। आप देखिएगा, आपके यहां पे रिलायंस की बिजली आ रही होगी, टाटा की बिजली आ रही होगी। ये इनको देने का पर्पस ये है कि ये लोग बनाएं। फिर ये जब बनाते हैं तो आपको एक बात पता है कि प्राइवेट आदमी जो है वो खर्चा ज्यादा चार्ज करता है। ये कंपनियां आपसे ज्यादा रेट चार्ज करेंगी, बट कर नहीं पा रही है क्योंकि सरकार ये कहती है कि इसका आधा पार्ट हम बियर करेंगे, बट आप बनाओ। तो इस तरीके से आधा पार्ट बियर करने के चक्कर में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे काश मैं भी बिजली या डैम का काम कर लूं, क्योंकि सरकार सपोर्ट करती है, सरकार प्रमोट करती है। सो मैनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट, माइट हैव टू शट डाउन। अगर सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती तो आज बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां तो बंद हो चुकी होती। चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। वो उस रेट पे बिजली देती है जिसपे इंडस्ट्री को वो सस्ती पड़े और वो हमको फिर सस्ती दिला सके। गवर्नमेंट क्या करती है? उसका आधा पार्ट का खुद का खर्चा ओढ़ती है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया वीज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। सरकार राशन की दुकानें खोल के बैठी है। राशन की दुकान पे मिलने वाला गेहूं चावल बहुत सस्ता है। सोचा क्यों? क्योंकि सरकार किसानों से एक फेयर प्राइस पे, न्यूनतम प्राइस पे उन गेहूं चावल को खरीद देती है, फिर अपने बफर स्टॉक में रख के राशन की दुकानों से उन गरीब लोगों को खाना खिलवाती है ताकि वो लोगों को भी सुविधा मिल सके, क्योंकि उन लोगों ने भी सरकार को वोट दिया है। इन स्टोर्स गोडाउन में जाता है, फिर वो राशन की दुकान के थ्रू बिकता है। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। यहां पर भी गवर्नमेंट को बहुत सारी कॉस्ट बेयरिंग करनी पड़ती है। इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड अस, यानी कंज्यूमर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक सड़क, बिजली, पानी, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन। ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कि सरकार को हेल्थ प्रोवाइड करनी है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये सरकार का बेसिक काम है। पूरे देश के लोगों को ये चीज मिलनी चाहिए। स्कूल चलाना, अच्छी एजुकेशन देना, बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता इस सब पे पैसा खर्च होता है? होता है। प्राइवेट आदमी काय को आपको मुफ्त में पढ़ाएगा भाई? बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। इंडिया का जो साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन है इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा अनपढ़ है यहाँ पे। सिमिलरली वी नो हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रंस आर मेलन्यूट्रिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। आधे से भी ज्यादा लोग, भाई साहब आप समझ, नियरली हाफ पीपल, इंडिया की पॉपुलेशन मेलन्यूट्रिशन, कमजोर है। आप किसी भी लेबर को देख लेना जो आपके यहाँ काम करने आता, हड्डियां निकल रही थी भाई साहब। कोई तंदुरुस्त ऐसा गोलू मोलू जिम करके नहीं आता, बहुत कम ही शरीर से फिट और मस्त दिखते हैं। आगे देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, यानी कि ऐसे बच्चे जो 1 साल में पैदा हुए और 1 साल के पैदा होने से पहले ही खत्म हो गए,
उड़ीसा में 36 और मध्य प्रदेश में 43 है, जो कि गरीब से गरीब जो देश है ना वर्ल्ड में, उनकी भी इतनी नहीं होगी जितनी हमारी हो रखी है भाई। समझो कितना देश में दुख फैल रखा है। गवर्नमेंट को यहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किन बातों पे? लोगों को साफ पानी मिले, घर मिले, रहने के लिए खाना मिले। ये सरकार की ना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बेसिक आदमी यही एक्सपेक्ट कर सकता है। उसको कहीं आपकी बीएमडब्ल्यू या कहीं आपको जेई नीट का एग्जाम नहीं निकालना भाई साहब। सिंपल सी बात है, उसको रोटी मिल जाए, उसका परिवार चलता रहे, बस यही चाहते हैं। और सरकार ही ऐसे लोगों का भला कर सकती है। It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increasing spending in such area. देश में बहुत लोग गरीब हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर किसी का भी ध्यान नहीं है, यानी ना सड़क है, ना बिजली है, ना स्कूल है। सरकार को उन इलाकों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को यह चैप्टर पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। आप सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। और एक चीज और यार, प्लीज इस चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जेन्युइनली बहुत बहुत जरूरत है। इस चैनल को मैं आपके बिना ग्रो नहीं कर पाऊंगा। आप हैं तो मैं हूं, हम हैं तो ये पढ़ाई आगे भी चलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सी यू गाइस।